हाँ तो मित्रों, मैं हूँ विकास कालोया और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। और इतिहास में हमने चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच इसके बारे में हमने पढ़ लिया और आज हम समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, इतिहास का पॉइंट नंबर गुप्त काल और गुप्त काल का जो समुद्रगुप्त जो शासक है इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखो, इसका जो टाइम पीरियड था वो आता है 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी। और ये जो टाइम पीरियड है ये हमें एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसका टाइमिंग पीरियड ये दिया हुआ है। और हम बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से तो इसका टाइमिंग पीरियड 325 ईसा पूर्व से लेके 375 ईसा पूर्व तक का बताया गया है। और हम बात करें दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के हिसाब से तो समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो बताया गया है 335 ईसा पूर्व से लेके और 375 ईसा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखो, समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वो दोस्तों हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो थे हरिसेन। और इनको जो उत्कीर्ण करवाने का जो कार्य हुआ वो कार्य कलिहट के द्वारा ये कार्य करवाया गया। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता हमें किसके बारे में बताया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। और इसी क्रम में मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन कहता है। भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। और किसने कहा? डॉक्टर स्मिथ ने कहा। तो इसी प्रकार अब हम इनके बारे में सिक्कों के ऊपर तो देखो, समुद्रगुप्त ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र बताया है। दोहित्र मतलब है समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया। तो ये इन्होंने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र के नाम से बताया गया है। तो समुद्रगुप्त ने खुद को ही लिच्छवी दोहित्र बताया। अब हम इनके सिक्के के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो 6 प्रकार के सिक्के कौन कौन से वो मैं आपको अभी बोर्ड पे दर्शा के बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अब हमें बात करेंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में। समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में हम बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त ने छह प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो 6 प्रकार के सिक्के कौन कौन से? तो देखो, नंबर 1 गरुड़, नंबर 2 धनुधरी, नंबर 3 परशु, नंबर 4 अश्वमेघ, नंबर 5 व्याघ्रहनन, मतलब व्याघ्र मीन्स हिरण, हनन मीन्स छीनना। और नंबर 6 जो बताया गया है वो है वीणा। मतलब समुद्रगुप्त सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। तो वीणा के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो देखो, यहाँ तक समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें गरुड़ है। ये गरुड़ है, ये गुप्तों का राज चिन्ह भी रहा है। गरुड़ मतलब विष्णु का अवतार के रूप में। तो गरुड़, धनुधारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन, वीणा। तो दोस्तों 6 प्रकार के सिक्के इन्होंने बताए। अब हम समुद्रगुप्त के जो 100 विजेताओं के बारे में जो हमें प्रयाग प्रशस्ति बताती है उसकी हम बात करेंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने जीते, कौन कौन से राजाओं को हराया, तो उसके बारे में हम बात करें। तो देखो, नाम आता है दोस्तों आर्यवर्त है, और एक नाम आता है दक्षिणापंथ है। तो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। और आर्यवर्त जो हिमालय से लेकर जो विंध्याचल है, विंध्याचल का जो क्षेत्र था, यहाँ तक के क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। और विंध्याचल से नीचे यहाँ तक के क्षेत्र को दक्षिणापंथ के नाम से जाना जाता था। और अब हम बात करेंगे आर्यवर्त। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं को परास्त किया। और 9 राजाओं को कौन सी नीति के अंतर्गत उनको परास्त किया गया? तो दोस्तों वो थी परशुबोधरण की नीति। परशुबोधरण की नीति, उस नीति को कहा जाता है कि जब दूसरे राजा का राज्य उस राजा को हराकर और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, इस नीति को समुद्रगुप्त ने परशुबोधरण की नीति कही। तो दोस्तों आर्यवर्त के 9 राजा मतलब उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराकर और इन 9 राजाओं के जो राज्य क्षेत्र थे उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इन्होंने परशुबोधरण की नीति अपनाई। परशुबोधरण की नीति अपनाई। तो दोस्तों 9 राजा कौन कौन से थे?
उसके बारे में हम बात करें तो देखो, रुद्रदेव मतिल के बाद समुद्रगुप्त ने नागदत्त चंद्रवर्मा नागसेन गणपति नाग नंदी बलवर्मा और जो नौवां जो शासक था अच्युत तो दोस्तों ये आर्यवर्त के नौ राजा थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराकर इनके जो उत्तरी भारत का जो राज्य थे इनको हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और वो नीति थी परशुबोधन की नीति। और इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न उठता है कि आर्यवर्त के राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिलाया, किस नीति के तहत उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाया गया। ऑप्शन में परशुबोधन भी मिलेगा और ग्रह मोक्ष अनुग्रह भी मिलेगा। तो दोनों ही नीतियां समुद्रगुप्त की हैं। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट आर्यवर्त के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणा पंथ के बारे में। जो दक्षिणा पंथ था वो वहां के 12 राजा, दक्षिणा पंथ के 12 राजा, एक बार इसको रिपीट करा देता हूँ। 6 प्रकार के सिक्के चलाए, गरुड़, धनुधरी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रनंदन, वीणा, ये 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए। फिर हम बात करते हैं आर्यवर्त की। तो आर्यवर्त में 9 राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। और जो वो मिलाने की जो नीति थी वो थी परशुबोधन की नीति। 9 शासक कौन कौन से थे? तो दोस्तों रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, नागसेन, गणपति नाग, नंदी, बलवर्मा, अच्युत। तो ये 9 शासक थे जिनको अपने राज्य में मिला लिया। अब हम बात करेंगे दक्षिणापंथ की। ये समुद्रगुप्त एक बहुत ही प्रतापी शासक था। और हमने समुद्रगुप्त के बारे में, अब देखो हम बात करें दक्षिणापंथ की। दक्षिणापंथ के 12 शासकों को परास्त किया। लेकिन परास्त करने के बाद उन राजाओं को उनके राज्य वापस लौटा दिया। और जो वापस लौटाने की जो नीति थी वो इसने नाम दिया ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि दक्षिणापंथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने परास्त किया। और परास्त करने के बाद उनसे उनके जो राज्य थे उनको अपने अधीन लेकर और फिर उनको वापस लौटा दिया। और जो वापस लौटाने की जो समुद्रगुप्त की जो नीति थी उस नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के नाम से जाना गया। तो दोस्तों इसी के साथ हम इसके जो विजेता की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 8वीं के भारत के जो दक्षिण के 8वीं जो क्षेत्र थे
आठवीं है। आठवीं का मतलब है जो जंगली प्रदेश थे उनको भी, उन पर भी विजय पाई और सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनके ऊपर भी समुद्रगुप्त ने विजय की बात कही है। ये हमें प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ है हम ये गुप्त काल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि मौर्य काल का पतन होने के बाद शक और कुषाण दो जातियां, दो राजवंश थे और वो भी समुद्रगुप्त ने उनको अपने अधीन कर लिया था। शक, कुषाण, इन दोनों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त कर दिया था और परास्त कर अपने अधीन, इनके क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। तो दोस्तों हमें समुद्रगुप्त के बारे में, उनके विजेता के जो क्षेत्र थे उनके बारे में, आर्यवर्त, दक्षिणावर्त, आठवीं, सीमावर्ती, शक, कुषाण, इनके ऊपर इन्होंने विजय पाई। और राज्याभिषेक, शुरू में राज्याभिषेक की जब बात की तो कई कई जगह हमें देखने को मिलता है कि इनका राज्याभिषेक 340 में हुआ और कार्यकाल 335 से बताते हैं। तो 335 और 40 के बीच में समुद्रगुप्त ने अपने भाई काचगुप्त को परास्त किया था। लेकिन ये हमें एनसीईआरटी की बुक नहीं बता रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम बात करें इनके विजेता की, हम विजित क्षेत्रों की तो बात कर ली। अब इससे आगे की हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की और हमें समुद्रगुप्त सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए प्रदर्शित होते हैं। और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे, मतलब अच्छे गायकार और अच्छे वीणावादक भी थे। तो इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। और दोस्तों एक इनके बारे में यह बताया जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो दोस्तों पहले तो मैं बता देता हूं कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ होता है कि राजा द्वारा एक घोड़े को छोड़ा जाता है और उस घोड़े को जब दूसरे राज्य में या उसी राज्य में कोई अगर उसको पकड़ ले तो उसके साथ, राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर उस युद्ध में जो भी परास्त होगा उसके राज्य को उसके अधीन कर लेंगे, जो जीतेगा वो उस राज्य को अपने अधीन कर लेगा। तो उस जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को अश्वमेध के नाम से जाना जाता है। और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। लेकिन अश्वमेध यज्ञ हमें प्रयाग प्रशस्ति में देखने को नहीं मिलता। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि या तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना पहले की गई और उसके बाद में अश्व यज्ञ करवाए गए। तो दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हम बात करें समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की, वीणा बजाते हुए अश्वमेध यज्ञ कराए। तो दोस्तों उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद में इनके प्रतापी शासक हुए, वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी को
विक्रमादित्य कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में हमें एक शासक और देखने को मिलता है जिसका नाम है रामगुप्त। तो कई जगह ये हमें नहीं लिखा मिलता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में जो शासक वो आया उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को पुनः नमस्कार। और लॉकडाउन के चलते हमें घर में रहना, सुरक्षित रहना है। और जो हमारे देश में जो कोरोना महामारी आई हुई है उससे हमें घर पे रहकर लड़ना और दूसरों को भी ये संदेश देना कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।